बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोई भी सहाफ़ी, कोई भी सियासतदान या कोई दानिश्वर या सिविल सोसाइटी या वकला इस इशू पे बात ही नहीं कर रहे जिस पे भी फजलुर रहमान साहब ने बात की है कि सिविलियंस के सारे इख्तियारात जो हैं, यानी पूरा कमांड एंड कंट्रोल का सिस्टम, वो पार्लियामान के इख्तियार से बाहर लाकर फ़र्द वाहिद के इख्तियार में दे दिया गया। यानी फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इतने इख्तियारात दे दिए गए हैं मुसल्लह अफवाज के हवाले से कि इससे पहले किसी और आर्मी चीफ के पास नहीं थे, किसी डिक्टेटर के पास भी नहीं थे, बल्कि दुनिया में किसी भी डिक्टेटर या आर्मी चीफ के पास इस लेवल के इख्तियारात नहीं होते जैसे इख्तियारात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मिल गए हैं। ये कारनामा आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ दोनों ने मिलकर किया। अपने अपने टाइम पे ये दोनों लोग ये कहते रहे कि ये इनकलाबी हैं और ये सिविलियन सुपरमेसी चाहते हैं या चाहते हैं कि सिविलियंस की बालादस्ती हो पाकिस्तान के अंदर। नवाज शरीफ साहब ने इसके लिए एक तहरीक चलाई, वोट को इज्जत दो, और हमेशा ये कहते रहे कि सिविलियंस की बालादस्ती होनी चाहिए। लेकिन फिर हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने मौक़िफ़ से कंप्रोमाइज़ किया और उसके बाद से अब तक वो लगातार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हाथ मजबूत करते चले आ रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने बड़ा एहसान जतलाया था कि उन्होंने अपने इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल किया, बल्कि बतौर सदर उन्होंने अपने इख्तियारात जो हैं वो हवाले कर दिए थे पार्लियामान के। लेकिन अब उसी पार्लियामान के इख्तियारात को उन्होंने फ़र्द वाहिद के हवाले कर दिया है। तो आसिम मुनीर तारीख के वो वाहिद जर्नैल बन चुके हैं कि जिनके पास बेशुमार इख्तियारात हैं, बहुत सारी पावर्स हैं और कानून के मुताबिक ये पावर्स हैं। बल्कि पार्लियामान ने एक ऐसा बंदोबस्त भी किया कि आइंदा अगर मज़ीद कानून साजी की ज़रूरत पड़ी तो उसमें लिख छोड़ा है कि फिर हुकूमत फ़ैसला कर लेगी, यानी कैबिनेट फ़ैसला कर लेगी। तो काबीना जब फैसला कर लेगी तो इख्तियारात तो सिर्फ वज़ीर आज़म या काबीना के पास चले गए, और उनसे तो फैसला 2 मिनट में करवा लिया जाता है, क्योंकि काबीना में जितने भी मिनिस्टर बिठाए गए हैं, ज़्यादातर उन लोगों को काबीना में मिनिस्टर बनाया गया है जो लोग फार्म 47 के ऊपर आए थे, ताकि उनमें से कोई चूं भी ना कर सके। जब चाहें, जो चाहें उनसे कानून पास करवा लिया जाए, जो चाहें उनसे बिल पास करवा लिया जाए, जो चाहें उनसे हुकूमती फ़ैसला ले लिया जाए। नाज़रीन, एक तो आसिम मुनीर साहब इख्तियारात और ताकत लगातार इकट्ठे करते चले, और दुनिया में कहीं पे भी अगर ये होता तो वहाँ का मीडिया इस पे बात करता। पाकिस्तान का मीडिया इस पे बात नहीं कर रहा। कोई हमारा सहाफ़ी, बड़े से बड़ा दानिश्वर, बड़े से बड़ा एंकर, वो इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। देखें, बहुत ज़्यादा इख्तियारात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मिले, ये डिस्कस होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी इसको डिस्कस नहीं कर रहा। उल्ट पटांग किस्म की चीज़ें वहाँ पर डिस्कस की जा रही हैं। सियासतदानों को इस पर बात करनी चाहिए थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है, बाकी सियासी जमातें भी इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। PMLN और पीपल्स पार्टी तो वैसे ही लेटे हुए हैं। तो फजलुर रहमान साहब ने इसके ऊपर बात की है, जिसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन क्या फजलुर रहमान साहब खड़े रहेंगे? माजी का जो फजलुर रहमान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो हमेशा दबाव डाल के अपना कोई ना कोई फ़ायदा ले लेते हैं। तो फजलुर रहमान साहब को अपने आप को साबित करने के लिए पूरी एक तहरीक के इख्तिताम तक पूरे कद के साथ खड़े होना होगा, और अगर वो किसी नतीजे तक पहुंचाते हैं कोई तहरीक चलाकर, तो फिर उनकी क्रेडिबिलिटी बनेगी, क्योंकि वो हमेशा आखिरी वक्त में पीछे हट जाते हैं। जैसे कि आईनी तरमीम के वक्त फजलुर रहमान साहब ने सपोर्ट किया था मौजूदा निज़ाम को, और उसके बाद ये खराबी पैदा हुई है। नाज़रीन, दुनिया क्रिकेट के जो आला तरीन साबिक कप्तान हैं, ये 21 कैप्टन हैं, ये लेजेंड क्रिकेटर्स हैं, पूरी दुनिया में इनका बहुत नाम है। इन्होंने पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इमरान खान साहब के हवाले से एक ख़त लिखा है। ख़त में क्या लिखा है, तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये जो ख़त लिखा है, इसके अंदर 3 मुतालबात किए गए हैं। ये 21 बैनुल अक़वामी क्रिकेट के कप्तान हैं और ये पूरी दुनिया के अंदर मकबूल तरीन लोग हैं। इन्होंने शहबाज शरीफ को एक ख़त लिखा है, और ये दूसरा ख़त है। एक पहले भी ख़त लिखा था, 6 माह पहले 14 साबिक कप्तानों ने एक ख़त लिखा था कि इमरान खान साहब के साथ इंसानी सलूक किया जाए, मुनासिब तिब्बी सहूलियात उनको दी जाए, ये अपील की गई थी। अब मज़ीद 7 कप्तान इसके अंदर शामिल हुए हैं और ये अपील दोहराई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, उसके बावजूद इमरान खान साहब को अस्पताल में नहीं ले जाया गया, उनका इलाज नहीं करवाया गया। जिस अस्पताल में ले जाया गया, वहाँ पे जो मशीन मतलूब थी या जिस मशीन की ज़रूरत थी, वो मशीन ही ख़राब थी, और तिब्बी बोर्ड के अंदर भी इमरान खान साहब के डॉक्टर को शामिल नहीं किया गया, वो टेस्ट नहीं करवाया गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो ख़त में तशवीश का इजहार किया गया है और 3 दरखास्तें की हैं ख़त के अंदर साबिक कप्तानों ने। नंबर 1,
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इमरान खान की ज़ाती डॉक्टरों पर मुश्तमिल तिब्बी बोर्ड को इनकी सेहत, खास तौर पर दाईं आंख में बिनाई की कमी का मुकम्मल और गैर जानिबदाराना मुआयना करने की इजाज़त दी जाए। नंबर 2, अदालत की तरफ से बहाल करदा हफ्तावार ख़ानदानी मुलाकातों में बिला ताअत्तुल और बगैर किसी ताख़ीर के अमल दरामद किया जाए। नंबर 3, तिब्बी तशखीस के नताइज की रोशनी में तजवीज़ करदा इलाज इमरान खान को फौरी फ्राहम किया जाए। इनमें तो कोई नहीं कहता कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए, कोई नहीं कहता कि उसको हुकूमत दे दी जाए, ये पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में मुदाखलत नहीं कर रहे, लेकिन खालिसतन इनके तीनों मुतालबात इंसानी हकूक़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक हैं, उससे मुताबिकत रखते हैं। तो बैनुल अक़वामी सतह पर तो आवाज़ें उठ रही हैं, पाकिस्तान के अंदर वो लोग जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ क्रिकेट खेली उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए। एक बात हमें समझनी पड़ेगी, जो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेटर्स मौजूद हैं, चाहे वसीम अकरम हैं, वकार यूनस हैं, आकिब जावेद हैं, इंज़माम उल हक हैं, मुश्ताक अहमद हैं, या आप देख लें मुइन खान हैं, राशिद लतीफ़ हैं, रमीज़ राजा हैं, शुएब अख्तर हैं, बाकी बहुत सारे और बेशुमार नाम है। पाकिस्तान ने बड़े स्टार्स पैदा किए हैं क्रिकेट के मैदान में, बड़े स्टार्स पैदा किए हैं, सईद अनवर, आमिर सुहेल, सलीम मलिक, इजाज़ अहमद, बहुत बेशुमार क्रिकेट स्टार्स पैदा किए, उन्होंने बड़ा नाम बनाया पाकिस्तान की क्रिकेट में। सकलैन मुश्ताक बड़ा शानदार प्लेयर, तो इनको भी आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में जो भी आवाज़ उठाता है उसको कीमत चुकानी पड़ती है। ये जो दुनिया क्रिकेट के 21 कप्तानों ने आवाज़ उठाई है, इनमें से किसी को भी इनके मुल्क में पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, इनकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया जाएगा, इनको डंडे नहीं मारे जाएंगे, इनका घर नहीं तोड़ा जाएगा। चलिए ये तो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के साथ भी नहीं होगा, लेकिन उनकी वहाँ पे नौकरियाँ नहीं छीनी जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि इसके बाद क्रिकेट बोर्ड कहेगा जी अब ये कमेंट्री नहीं कर सकता, या क्रिकेट बोर्ड कहेगा ये मैदान में नहीं आ सकता, या क्रिकेट बोर्ड के अंदर इसको कोई ओहदा नहीं मिलेगा, या इसका मुस्तकबिल बिल्कुल ख़राब कर दिया जाएगा, ये किसी एकेडमी में नहीं जा पाएगा, या ये कोचिंग नहीं कर पाएगा। ये चीज़ें सिर्फ पाकिस्तान में होती हैं पसंद और नापसंद की बुनियाद के ऊपर। यहाँ पे आप देखें कि अगर आप फील्ड मार्शल की माथे को चूम लें या गले को ऊपर आप एक चुम्मी ले लें आप, तो उसके बाद आपके पीछे सिक्योरिटी की गाड़ियाँ लग जाती हैं, यानी आप प्रोटोकॉल के अंदर घूमते हैं, आपको बहुत प्रोटोकॉल मिलता है, आप बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत सारा आपको वो जो है वो पैसा वैसा भी मिल जाता है, फ़ायदे भी आपको मिल जाते हैं, बहुत सारा प्रोटोकॉल आप इंजॉय करते हैं। लेकिन अगर आप कोई दूसरी बात कर देते हैं तो उसके बाद आपकी टोपी के नीचे कहीं पे साइड पे 804 का नंबर लिखा हुआ नज़र आ जाए तो फिर आप क्रिकेट टीम से बाहर हो जाते हैं, फिर आपके लिए क्रिकेट के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो आप अपनी ओपिनियन दे नहीं सकते, बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद लोग देते रहते हैं। हाँ, जो इमरान खान साहब के बेनिफिशरी हैं प्लेयर्स, जिनको उनका नाम इमरान खान ने दिया, उन्हें बोलना ज़रूर चाहिए था, छोटी मोटी कुर्बानी उनको भी दे देनी चाहिए थी। कौन सा उनको गिरफ्तार कर दिया जाएगा या उनके घर तोड़ दिए जाएंगे। हाँ, उनके साथ ये हो जाएगा कि थोड़ा बहुत उनके ऊपर सख्तियाँ आएंगी, उनका माली मामलात ख़राब हो जाएंगे, या कोई उनको जो मफादात हैं वो थोड़ी बहुत चोट लग जाएगी। तो इमरान खान ने दिया सारा कुछ इन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद। अगर वसीम अकरम आज वसीम अकरम है या वकार यूनस आज वकार यूनस है तो इमरान खान की वजह से है। बाकी बहुत सारे प्लेयर, इंज़माम उल हक को तो खुद कॉन्फिडेंस नहीं था और इमरान खान कहते थे मुझे मैच जितवाएगा, ये हमें वर्ल्ड कप जितवाएगा। जावेद मियाँदाद के बारे में ये खबर आ रही है कि वो अदालत से रुजू करेंगे अपने साबिक दोस्त और साबिक कप्तान इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए। अब देखते हैं कि वहाँ से क्या डेवलपमेंट आती है। बहरहाल एक 42 साला शहरी ने दरख्वास्त दायर की है कि उसे दिल और गुर्दों की बीमारी है। अडयाला जेल से दरख्वास्त आई है और सुप्रीम कोर्ट से उसने गुजारिश की है कि उसे भी इमरान खान की तरह निजी अस्पताल में मुंतकिल किया जाए। देखिए, अब ऐसी दरखास्तें रोज़ाना आएंगी। ये ना बड़ी गंदी और घटिया खेल खेलती है एस्टेब्लिशमेंट। इसने ये दरख्वास्त क्यों नहीं की कि नवाज शरीफ की तरह मुझे बैरून मुल्क रवाना कर दिया जाए इलाज के लिए, या इसने ये दरख्वास्त क्यों नहीं की कि परवेज़ मुशर्रफ की तरह मुझे अदालत जाते हुए रास्ते से ही अस्पताल में मुंतकिल कर दिया जाए और वहाँ से बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिया जाए। इसने नवाज शरीफ या परवेज़ मुशर्रफ की मिसाल क्यों नहीं दी, इसने आसिफ अली जरदारी की मिसाल क्यों नहीं दी, इसने सिर्फ इमरान खान की मिसाल क्यों दी। अभी और भी ऐसी बहुत सारी आ जाएंगी। अगर तो इस कैदी को इमरान खान की तरह साबिक ये वज़ीर आज़म है और ये पूरी कौम का एक सबसे बड़ा हीरो है, या पूरी कौम इसके लिए दुआएं कर रही है, या ये कैदी जो है वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल सियासी लीडर है, रहनुमा एक बहुत बड़ा, और इसे भी कैद तन्हाई का सामना है, इसके भी सारे हकूक़ छीन लिए गए हैं, इसके ऊपर भी जुल्म और जबर की फस्तायत के पहाड़ तोड़े गए हैं, इसकी फैमिली के साथ भी वो सारा कुछ ही किया गया। तो ठीक है, फिर दरख्वास्त डाल दे भाई। इमरान खान साहब की शख्सियत भी मुख्तलिफ है, उनका किरदार भी मुख्तलिफ है और उनके साथ होने वाला सलूक भी मुख्तलिफ है। इस बुनियाद पर आप सपोर्ट कर सकते हैं कि यार इस बंदे के साथ बड़ा जुल्म हुआ, इसको कुछ ना कुछ तो उस जुल्म का बदला दिया जाए ना।
बाकी सारे कैदियों की तरह अगर इमरान खान को भी रखा जाता तो आप बाकियों कैदियों वाला सलूक भी इमरान खान के साथ कर लेते। इमरान खान को तो कैदियों वाले हुकूक भी नहीं मिले, यानी मुलाकातें तो कैदी का बुनियादी हक होता है, टेलीफोन पे बात करना, किताब तक रसाई, टीवी तक रसाई, एक्सरसाइज तक रसाई, ये सारी चीज़ें कैदियों का बुनियादी हक होता है। कैदी तो सारा दिन जेल के अंदर खुले फिरते रहते हैं, कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है, इधर गप्पे लगाते हैं, उधर गप्पे लगाते हैं, कहीं बैठ के मैंने देखा ताश खेल रहे होते हैं, कहीं बैठ के लूडो खेल रहे होते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा जेल के अंदर, मैं खुद भी जेल में रहा हूँ 2 दफ़ा, कई दफ़ा मैं 10 दफ़ा पकड़ा गया हूँ, कोई मेरे ख्याल में 7-8 दफ़ा तो थानों के अंदर रहा हूँ और 3 दफ़ा मैं जेलों के अंदर गया हूँ। तो मैं देखता रहा हूँ वहाँ पे कैदी क्या करते हैं, किस तरह रहते हैं। तो जिस तरह की कैद तन्हाई इमरान खान साहब की है, वैसी अगर किसी और कैदी को रखा जाए और उस तरह तंग किया जाए तो फिर वो बात भी करे ना। और वैसे भी ये साबिक वज़ीर आज़म है, मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है, इसका बहुत फ़र्क है। तो नवाज शरीफ की मिसाल कोई नहीं देता। नाज़रीन, भारत से ना एक उनके साबिक जज हैं, बल्कि चीफ जस्टिस हैं साबिक, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मार्कंडे, ये बड़े मशहूर आदमी हैं, इनके फैसले भी बड़े मशहूर हैं। उन्होंने एक बात की है, उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के वादे हुक्म के बावजूद इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकिल ना करना और 3 डॉक्टरों की कमेटी तश्कील ना देना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट अदलिया के अहकामात की तामील नहीं करेगी जिनसे वो इत्तफाक नहीं करती। यानी जो पाकिस्तान की अदलिया कहती है, जो फैसला देती है, अगर एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं है तो फिर वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होने देती। अगर मैं चीफ जस्टिस होता, वो इंडियन चीफ जस्टिस साबिक वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं चीफ जस्टिस होता तो इन हालात में पाकिस्तान की तमाम अदालतों को उस वक्त तक बंद कर देता जब तक एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये मजबूत यकीन दहानी ना मिल जाती कि वो मुस्तकबिल में अदालतों के अहकामात की पाबंदी करेगी। ये तो आज़ाद जज ही कर सकता था, कादी फ़ायद ईसा और उसकी बाकियात तो नहीं कर सकती। जस्टिस याया अफरीदी तो कंप्रोमाइज जज हैं पहले दिन से ही। याया अफरीदी ने तो कादी फ़ायद ईसा से ज़्यादा सहूलतकारी की है। कादी फ़ायद ईसा ने तो बहुत ही गंद मारा, बहुत ही फजूल काम किया, लेकिन जस्टिस याया अफरीदी ने सिस्टम की सहूलतकारी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। नादरीन, मैं आपको कह रहा था ना शुरू में कि तवज्जो भटकाई जाती है दूसरी चीज़ों की तरफ। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी तहरीक को तेज़ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सारी डिवीज़न है। कोशिश तो हो रही है कि लोग इकट्ठे हो, लोग निकलना भी चाहते हैं, लोग बाहर आना भी चाहते हैं, लेकिन स्पॉयलर्स बहुत सारे हैं, यानी मामले को ख़राब करने वाले लोग ज़्यादा हैं। एक दूसरे से जेलसी, एक दूसरे से सियासी मुकाबला, एक दूसरे की मुखालफत, वो बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से इनकी तहरीक को हमेशा नुकसान पहुंचता है। इमरान खान साहब जो सारी पार्टी को जोड़ के और बांध कर रखते हैं, वो जेल के अंदर बंद हैं, उनसे मुलाकातें भी बंद हैं, वो कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं दे पाते, तो फिर तहरीक तेज़ कैसे होगी। एक और चीज़ जो मुझे पता चली है कि अभी फंडिंग वंडिंग का भी इन्होंने कोई बंदोबस्त नहीं किया कि इनके पास बहुत सारे फंड होने चाहिए। अगर तो वाकई इन्होंने जाना है, मिलियंस में लोगों को लेकर उनको जाना है, इस्लामाबाद में पहुंचना है, चंद दिन भी लगेंगे, तो क्या इतने बड़े पैमाने पे इनके पास फंड्स मौजूद हैं? इसका भी जवाब अभी तक नहीं कहीं से मिल रहा। कोई समझ नहीं आ रही कि फंडिंग वो तो हुई नहीं, नज़र ही नहीं आया कुछ। और मैंने मुख्तलिफ सोर्सेज से पूछा, उन्होंने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। नए सूबों का चूरन बहुत तेज़ कर दिया गया है। ऐसे में ये डाइवर्जन लगाते हैं। डाइवर्जन कैसे लगाते हैं? पीपल्स पार्टी PMLN आपस में लड़ पड़ेंगे, वहाँ पे जमात इस्लामी ने धरना दे दिया, वो बैठ गए, वो धरने पे बैठे हैं। हुकूमत रोज़ाना की बुनियाद पे पेट्रोल की कीमतें बढ़ाती जा रही है, वो धरना दे के बैठे जी कीमतें कम करो। हो सकता है किसी दिन हुकूमत कुछ कम करके उनको फेस सेविंग दे के वहाँ से उठा दें, फिर हुकूमत दोबारा से बढ़ा देगी। तो जमात इस्लामी जो है वो एक ऐसा लगता है कि बार बार एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम के तौर पे आती है। जब भी कभी एस्टेब्लिशमेंट मुश्किल में होती है तो जमात इस्लामी एक आधा एहतजाज करके चीज़ों को नॉर्मलाइज करती है। फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज करवाना हो तो जमात इस्लामी को ले आते हैं, वो एहतजाज करते हैं, अब फिर वो चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। कोई जुल्म हो, वो एहतजाज करते हैं, चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। अभी पेट्रोलियम मसनूआत की क्योंकि कीमतें बहुत बढ़ गई थी, बड़ा रोला पड़ गया था, तो जमात इस्लामी ने जो है वो इसको एक एहतजाज किया है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं उससे पड़ेगा, पहले भी नहीं पड़ा। तो जमात इस्लामी किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ ग्रैंड अलाइंस का या इत्तेहाद का हिस्सा भी नहीं बनती। वो कहती है हम अपनी अलग ही जद्दोजहद करेंगे, हम किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। यानी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ अगर कोई भी तहरीक चलती है पाकिस्तान में तो वो उसका हिस्सा नहीं बनते, वो अपने आप को अलग रखते हैं। तो नए सूबों का चूरन बहुत तेज़ कर दिया गया है। लेकिन देखें, नए सूबे बनने चाहिए, छोटे इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए, उसूलों के मुताबिक बनने चाहिए, लेकिन उसको बनाएगा कौन? एक ऐसी हुकूमत जिसे अवाम ने मुंतखब किया होगा वही बनाएगी ना नए सूबे। एक जाली हुकूमत से आप कोई भी काम लेंगे, इनकी नहूसत इतनी ज़्यादा है कि ये सही काम भी करते हैं तो गलत हो जाता है, ये जो काम करते हैं वो उल्टा पड़ जाता है।
तो अगर ये नए सूबे बनाएंगे तो फिर भी उल्टे ही पड़ेंगे। नहूसत बहुत ज़्यादा है, बेबरकती बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये हुकूमत जो है वो लोगों की लाशों और सिसकियों के ऊपर कायम की गई है। ये उसके ऊपर अपनी हुकूमत कर रहे हैं, तो यहाँ पे बरकत नहीं पड़ सकती, ये मनूसत ही पड़ी रहेगी। लिहाजा एक ऐसी हुकूमत जो लिजिटिमेट गवर्नमेंट है, जिसे अवाम अपने वोटों के साथ लेकर आए, वही हुकूमत अवामी मसाइल हल कर सकती है। नाजरीन, एक खबर आ रही है खैबर पख्तूनख्वा से, और ये सोशल मीडिया पे आई अभी तक। इसकी तस्दीक पाकिस्तान के जो वहाँ के मकामी सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से हो जाएगी सुबह तक, मेरे ख्याल में, बल्कि सुबह हो गई है ऑलमोस्ट। तो बहुत मुमकिन है कि आने वाले घंटों में इसकी कोई तफसीलात मज़ीद आ जाए, या हुकूमत कोई तस्दीक कर दे, या SPR की जानिब से कोई स्टेटमेंट आ जाए। लेकिन ख़बर यह है कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने कुरम एजेंसी के इलाके में शदीद बमबारी की है, और जो पश्तूनों के रिहायशी मकानात हैं उनके ऊपर बमबारी की इतला मिली है। कई जाने की भी इतलात मिली है, और अभी तक कोई मज़ीद तफसीलात नहीं है। जैसी इसकी तफसीलात आएंगी, लेकिन ये हवाई हमला हुआ है, और जो मुबैना तौर पे सोशल मीडिया पे मकामी लोगों की जानिब से निशानदेही की गई है वो ये है कि फ़िज़ाई हमला किया गया है, और ये कुरम एजेंसी के इलाके में किया गया है, और ये उस ऑपरेशन का हिस्सा है जो फ़ौज खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ की हुकूमत की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कर रही है। नाज़रीन, एक धमकी ईरान ने लगाई है अपने मुखालिफिन को। ये मैं आपको ज़रूर पढ़ के सुनाऊंगा, इससे आपको पता चलेगा कि खित्ते के हालात किस तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ईरान के ऊपर ना अब अमेरिका बराह रास्त इस तरह की लड़ाई तो कर नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त तरीन मुआशी पाबंदियाँ ईरान पर लगाना शुरू कर दी हैं, और दुनिया पर दबाव डाला जा रहा है कि इन पाबंदियों में हमारा साथ दें। लेकिन जब तक चाइना अमेरिका का साथ नहीं देगा, तब तक आप ईरान की कमर नहीं तोड़ सकते। वो ईरान बहुत ज़्यादा तेल चाइना को एक्सपोर्ट करता है, वो उसके मुतबादिल रास्ते भी तलाश कर रहा है। तो कुछ ना कुछ करके चाइना और ईरान के बीच में मामला चलता रहेगा, और जब तक चाइना सपोर्ट करता रहेगा, ईरान को आप बिल्कुल मौत के मुंह में नहीं धकेल सकते। माशी मौत उसकी नहीं हो सकती, वो बहुत सारी चीज़ों में खुद कफील भी है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्योंकि बहुत बड़ी माशी पाबंदियाँ जंगी बुनियादों के ऊपर लगाई हैं ईरान के ऊपर, तो इस पर ईरान ने ज़लज़ले जैसी सख्त जवाबी कार्रवाई की तंबीह कर दी है। और ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो सरबराह हैं रज़ाई साहब, उन्होंने कहा है कि अगर ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी साजिश का हिस्सा बना जाएगा, तो फिर खलीजी ममालिक के अंदर जो तवानाई के तमाम बुनियादी ढांचे और आबने हुरमस के जो मुतबादिल ऑयल रूट्स हैं उनको ईरान निशाना बनाएगा, यानी यहाँ से तेल जाने नहीं देगा। बल्कि एक जो लफ्ज़ उसमें इस्तेमाल किया गया कि वो एक कतरा तेल भी फिर नहीं निकलने देंगे अगर ईरान के ऊपर लगने वाली मुआशी पाबंदियों पर अमल दरामद किया गया खलीजी ममालिक की जानिब से, या अमेरिका को सपोर्ट किया गया इस मामले में, तो फिर ईरान जो है वो बड़ा सख्त रद्दअमल देगा, और बाकी ममालिक भी अपना तेल बेचने के लिए तरसेंगे। अब ये बड़ी एक सख्त धमकी है जो ईरान ने लगाई है। इसका रद्दअमल क्या आता है इसको हम देख लेते हैं। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के गले पड़ गई ये लड़ाई, बदनामी अलग से मिली है, इत्तेहादी अलग से साथ छोड़ गए हैं, अमेरिका के अंदर बहुत बदनामी हो गई है, पॉलिटिकली डोनाल्ड ट्रंप बहुत वीक हुए हैं। अभी देखें ना, ये सितंबर का महीना शुरू होने जा रहा है, अगस्त का ये आखिरी हफ्ता चल रहा है, तो सितंबर का महीना शुरू होने जा रहा है। इसका मतलब है कि लगभग 2-2.25 महीने में डोनाल्ड ट्रंप को एक दफ़ा फिर इलेक्शन में जाना पड़ेगा। अगर वो इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप हार जाते हैं तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सिचुएशन मुकम्मल तौर पे बदल जाएगी। इसीलिए पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अब डेमोक्रेट्स के अंदर भी, यानी जो डोनाल्ड ट्रंप की मुखालिफ पार्टी है, वहाँ पे भी अपनी लॉबिंग शुरू कर दी है, और बड़ी कामयाबी से वहाँ पे भी वो लॉबिंग कर रहे हैं। देखें वहाँ से उन्हें कितना कुछ मिलता है, क्योंकि हुकूमत को तो लॉबिंग करने के लिए और देने के लिए हुकूमत के पास बहुत कुछ होता है, जबकि कवानीन, इंसानी हकूक़, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुल्कों के मफादात में मानी नहीं रखती। हमने तो यही सीखा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।